Hello everybody, welcome to our classroom. This is Rinki. In this video, we are going to discuss chapter 4 of class 12th OCM Gujarat Board. The name of the chapter is Organizing. So without wasting any time, let's get started. See, the word organizing. Organizing का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखना या उसको ऐसे बनाना कि हमको आगे चल के दिक्कत ना आए। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट में हमारा फर्स्ट स्टेप आ रहा था प्लानिंग। सेकंड स्टेप जो हमारा आता है वो है ऑर्गेनाइजिंग, और इस चैप्टर में ऑर्गेनाइजिंग के बारे में डिटेल में सारी चीज़ें बताई हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट करके रखी हैं, जैसे मैनेजमेंट का सक्सेस प्लानिंग पे ही डिपेंड नहीं करता, पर इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कैसे आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो। जो पहले से ही आपने स्ट्रक्चर एक बना के रखा हुआ है, ताकि आप उस प्लानिंग को कैसे इम्प्लीमेंट करवाओगे, उस स्ट्रक्चर को अपने बोलेंगे ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग जो है ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। प्लानिंग आपके बिजनेस का ब्रेन है, कोऑर्डिनेशन उसका सोल है और ऑर्गेनाइजेशन उसकी बॉडी है। इसकी मीनिंग देखें जनरल वर्ड्स में तो जो ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें हमने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हमने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सकें और सबका कॉमन गोल होना चाहिए वहाँ पर, उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे ऑर्गेनाइजिंग। चेस्टर आई बर्नर्ड हमको कहते हैं कि एक ऐसी एक्टिविटी जो दो या दो से ज़्यादा लोगों के कॉपरेशन से होती है और उनके कोऑर्डिनेशन से होती है, उस एक्टिविटी को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग लुई एलन हमको बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि आप आइडेंटिफाई करो और क्लासिफाई करो कि कौन सा काम कौन करेगा, उसको वो काम बताओ, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, उसको अथॉरिटी भी दो और रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करो ताकि आप लोगों का काम और इफ़ेक्टिव बना सको। उनको बहुत इफ़ेक्टिवली आपको काम करवाना है ताकि ऑब्जेक्टिव्स आपके अचीव हो सके। फाइन। इसके कंसेप्ट में अगर हम ध्यान दें तो यही सारी बातें वापस रिपीट हो जाएंगी। ऑर्गेनाइज मैनेजमेंट की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है जब कभी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव नहीं होता। तो इसीलिए कोई भी बिजनेस जो है, अगर उसका ऑर्गेनाइजिंग इफेक्टिव है यानी अच्छा है, तो वो गोल को स्पेसिफिक टाइम में अचीव करेगा, वरना वो नहीं कर पाएगा। ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज आप कर सकते हैं, टाइम, एनर्जी और मनी इन सबका आप बचाव कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, और जो भी आपकी एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम्स होती है बिजनेस में, उन सब से आप बच सकते हैं अगर आपका ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रॉन्ग है तो, या इफेक्टिव है तो। ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल जब यहाँ जहाँ पर भी होंगे वहाँ ऑर्गेनाइजिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल सोल प्रोप्राइटरशिप में ऑर्गेनाइजिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पर एक ही इंसान है। तो जहाँ पर 2 और मोर देन 2 पीपल काम कर रहे हैं फॉर अचीवमेंट ऑफ अ गोल, वहाँ ऑर्गेनाइजिंग आपको चाहिए। इफेक्टिव मैनर में अगर आप चाहते हैं कि वर्क हो, तो ऐसे में आप उसको बोलेंगे ऑर्गेनाइजिंग। इसको हम दूसरे वर्ड्स में अरेंजमेंट भी बोल सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या, टू अरेंज, कि कौन किस पोजीशन पे काम करेगा, किसका क्या काम होगा, सब सारी चीज़ें। ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ग्रुप ऑफ पीपल को देते हैं। और क्यों देते हैं? क्योंकि हमको एक कॉमन ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। उनके बीच में एक इंटर रिलेशनशिप बन सके कि हाँ, मैं टॉप लेवल पे हूँ या मैं मिडिल लेवल पे हूँ या मैं बॉटम लेवल पे हूँ, तो मेरे ऊपर ये काम कर रहा है, तो मुझे उनके साथ एक कॉम्बिनेशन बना के रखना है कि हाँ, हमारा काम इस तरह से स्मूथली हो पाएगा। इसमें ऑर्गेनाइजिंग बड़ा काम आता है। ह्यूमन बॉडी ऑर्गेनाइजिंग का एक बहुत ही एक्सीलेंट एग्जाम्पल है। जो हमारे ह्यूमन बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं, वो सब अलग अलग हैं, बट फिर भी वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड हैं, एक दूसरे के साथ मिल करके काम करते हैं ना। सबका अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग फंक्शन भी है, बट स्टिल दे आर कोऑर्डिनेटिंग, और तब हमारी बॉडी अच्छे से चल पाती है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो सबसे पहला है, ये गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। ऑर्गेनाइजिंग हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जितने भी लोग हैं, हम चाहते हैं कि वो सब लोग इस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने में लग जाएं। ऑर्गेनाइजेशन जो है एक लीनियर स्ट्रक्चर है जो कोऑर्डिनेट करता है विद द गोल्स ऑफ बिजनेस, डिपार्टमेंटल गोल्स एंड गोल्स ऑफ एम्प्लॉयज, यानी ये तीनों के गोल्स को ध्यान में लेगा, बिजनेस के गोल्स, डिपार्टमेंट के गोल्स और एम्प्लॉयज के गोल्स, और इसीलिए इसको हम बोलते हैं गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। दूसरा आपका प्लानिंग बेस्ड, कि आपका फर्स्ट स्टेप क्या था? प्लानिंग था। उसी के बेस पे आप ऑर्गेनाइज करोगे, राइट? तो ऑर्गेनाइजिंग किसके बेस पे हो रहा है? प्लानिंग के बेस पे हो रहा है। यानी ऑर्गेनाइजिंग से पहले होना ज़रूरी है कि आपके पास प्रॉपर प्लानिंग हो, ये ज़रूरी बात है। कोई भी
स्ट्रक्चर बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उसमें करना क्या है, और इसलिए ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉपर प्लानिंग के ऊपर बेस्ड है। थर्ड वन आता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सिंपल हमने एक बार पहले भी किया है कि एक कॉइन के दो पहलू हैं, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप किसी को अथॉरिटी दे रहे हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो, और अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो अथॉरिटी भी दो, दोनों चीज़ें दो। यानी यहाँ पर ऐसे लोगों को वो इन्फॉर्म करते हैं कि उनकी क्या अथॉरिटी है, प्लस वो साथ साथ में ये देखते हैं कि उनकी कैपेबिलिटीज़ और उनकी स्किल्स क्या हैं, और उस हिसाब से वो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी काम भी देते हैं। तो ये एक रिलेशनशिप हुआ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का लोगों के बीच में। फोर्थ नंबर आता है इम्पोर्टेंस टू ह्यूमन एलिमेंट। ऑर्गेनाइजिंग में ह्यूमन बींग्स जो हैं वो आपके सेंटर पे होते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस सिर्फ तभी ही हो पाएगा जब उसमें काम करने वाले लोग अच्छे होंगे, और इसलिए इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के लिए अच्छा ह्यूमन रिलेशन एस्टैब्लिश करना बड़ा ज़रूरी है। यानी आपके लोगों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि यस वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दिस गोल एंड वी हैव टू अचीव इट। फाइन। फिर फिफ्थ नंबर आता है फ्लेक्सिबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशन का एक बार स्ट्रक्चर बन गया तो ज़रूरी नहीं है कि वही रिजिड है, आप उसको चेंज कर सकते हो। जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होगी, सर्कमस्टांसेस चेंज होंगे, आप उसमें भी चेंजेस ला सकते हो। अच्छा, कई सारे चेंजेस जो हैं तब ज़्यादातर ही होते हैं जब बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई बड़े बदलाव होते हैं, टेक्नोलॉजी में कोई बड़े बदलाव हो गया या न्यू डिस्कवरी हो गई। नेक्स्ट आता है आपका एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटर रिलेशनशिप्स। जैसे मैंने बताया कि ऑर्गेनाइजिंग जो है इंटर रिलेशनशिप लेकर के आता है लोगों के बीच में, उनकी पोजीशन के बीच में, उनके काम के बीच में, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये हमको क्लैरिफाई करता है कि मेरे काम का दूसरे के काम से रिलेशन है, और एक डिवीजन का दूसरे के डिवीजन से भी रिलेशन है। बोथ आर वर्किंग टुगेदर, कोलैटरल या पैरेलली सबको काम करना है, कोई अकेले इंसान काम नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट आता है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। यानी आप इस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर से आप ये देख सकते हैं कि जो भी इंसान को आपने पावर या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी वो सही से निभा रहा है या नहीं निभा रहा, वो अपने काम सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा। और इसलिए मॉनिटरिंग और कंट्रोल किससे इफेक्टिव बन सकता है, ऑर्गेनाइजिंग से ही बन सकता है। वेरी सिंपली, टॉप वाला किसको कंट्रोल करेगा, मिडिल वाले को, मिडिल वाला किसको कंट्रोल करेगा, बॉटम वाले को। लेकिन ये तब हो पाएगा जब उनको पता होगा हमारी पोजीशन है क्या। एट्थ नंबर पॉइंट बता रहा है ग्रुप एक्टिविटीज। ऑर्गेनाइजेशन में हम जो भी काम कर रहे हैं ये एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए है, और ये जो हम बना मतलब जो काम है हमारा ये ग्रुप एक्टिविटी है। यानी ये ग्रुप एक्टिविटी अच्छे से हो पाए, प्रॉपरली हो पाए, इसीलिए हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग से हमको एक इफेक्टिव स्ट्रक्चर मिल पाता है। लास्ट पॉइंट है कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। यानी आपका जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें रूल्स और कंट्रोल्स की ज़रूरत होती है, ताकि आप एक सही माहौल बना सको, सही से आप काम करवा सको, और ये भी ऑर्गेनाइजिंग के ज़रिए आता है। ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस के स्टेप्स देखो एक एक करके। सबसे पहला है क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। आपको पता होना चाहिए स्ट्रक्चर बनाने से पहले कि आप क्या हासिल करवाना चाहते हैं। आपके गोल्स क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए, आपको उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग भी होने चाहिए। कौन से आपके मेन गोल्स हैं, कौन से आपके सब गोल्स हैं, इनको भी अलग अलग करो, और इनको भी पहचानो कि क्या आपको करवाना है और कितना ज़रूरी है वो चीज़ करवाना। फिर दूसरा आता है लिस्ट ऑफ फंक्शंस। एक बार आपके गोल्स क्लियर हो गए तो आप फंक्शंस की लिस्ट बनाइए, और ये इंश्योर करिए कि कोई भी टास्क या तो छूटे नहीं और ना ही रिपीट हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक काम टॉप लेवल वाला भी कर रहा है, मिडिल लेवल वाला भी कर रहा है, बॉटम लेवल वाला भी कर रहा है। किसी एक को उसको असाइन करो और बस उसी से वो काम करवाओ, और ना ही ऐसा होना चाहिए कि वो काम छूट जाए। तो इसीलिए आपको स्पेशल ध्यान देना है कि एक ऐसी लिस्ट आप बनाएं जिसमें सारे के सारे फंक्शंस या टास्क या काम आप उसमें लिखें, और फिर फाइनली आप उन सबको डिस्ट्रीब्यूट करें कि कौन से लेवल पे क्या काम होना है। थर्ड पॉइंट आता है डिपार्टमेंटेशन ऑफ फंक्शन। यानी कौन से फंक्शंस जो सिमिलर सिमिलर फंक्शंस होते हैं ना, उन सबको एक साथ रखा जाता है, और फिर वर्क को डिवाइड किया जाता है कि इस फंक्शन को इसी एरिया में होना है, तो इसीलिए अलग अलग एरियाज
तय कर देते हैं। परचेज एरिया हो गया, फिर सेल्स एरिया, अकाउंट्स एरिया, ये सारे एरियाज वो डिसाइड कर लेते हैं और सबको अलग अलग, जैसे जो सिमिलर वर्क्स हैं, जो परचेज के रिलेटेड वर्क्स हैं वो सब परचेज डिपार्टमेंट में चले जाएंगे। सिमिलरली जो सेल्स के रिलेटेड वर्क है वो सेल्स डिपार्टमेंट में चले जाएंगे। इस तरह से होता है। अच्छा, इसके सिवा कुछ और भी हो सकता है। ये डिविजन्स प्लान होते हैं नेचर ऑफ यूनिट या जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से, वर्क एरिया के हिसाब से। एग्जाम्पल है, मान लो अगर हमारा बिजनेस पूरे कंट्री में चलता है तो जोन वाइज हम अपना काम करेंगे। ये 4 जोन्स हो सकते हैं, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ। ठीक है। सिमिलरली अगर वर्क बेस है कि हमारा काम बहुत बड़ा है, तो हम वर्क बेस क्या करेंगे, एडवर्टाइजिंग अलग हो गया, पैकिंग अलग हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो गया। सभी लोगों को अलग अलग काम दे दो ताकि कोई किसी के ऊपर बर्डन भी ना रहे और सब अच्छे से काम कर पाएंगे। डिपार्टमेंटल पोजीशन और एबिलिटीज तय करो कि क्या आपके डिपार्टमेंट में किसकी क्या पोजीशन होगी और वो क्यों होगी। सिंपल है, जो प्रॉपर पर्सन्स हैं, जो चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं या जिनमें ये काबिलियत है कि वो हर चीज़ को हैंडल कर सकें, उनको आपको काम देना है। एग्जाम्पल है, सेल्स ऑफिसर अपॉइंट करो सेल्स डिपार्टमेंट के लिए। सिमिलरली उनके नीचे कौन कौन काम करेगा, सब पोस्ट या कैटेगरीज क्या होंगी, उन लोगों को भी अपॉइंट करना है अपने को। फिफ्थ पॉइंट आती है डेलीगेशन ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पर पावर मतलब क्या, कि हमारे हाथ में कितनी शक्तियां हैं, यानी कितने डिसीजंस हम ले सकते हैं। एग्जांपल ले लें तो सेल्स ऑफिसर खाली अपने सेल्स डिपार्टमेंट के डिसीजन ले पाएगा, उसके पास पावर खाली उतने डिपार्टमेंट तक की है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी क्या है, कि उसको हर एक चीज काम होना चाहिए टाइम पे, ये उसकी जवाबदारी है। वो देखना है, उसको ये देखना है कि बाकी के लोग काम सही से कर रहे हैं कि नहीं, जो उनको काम दिया गया है वो बरोबर हो रहा है, या जहाँ पर कोई अटक रहा है तो उसको भी अपने को आगे बढ़ाना है। तो ये क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि हर पर्सन की पोस्ट क्या है। ये भी क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको मिली है, ताकि उनको एक अपना माइंड क्लियर हो जाए कि हाँ, हमें इस पोजीशन पे काम मिला है और हमें ये काम करना है। सिक्स पॉइंट आती है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर रिलेशनशिप, यानी जब आपने काम बांट दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर भी दे दिया, तो अब आपको क्या करना है, उनके बीच में इंटर रिलेशनशिप को फॉर्म करना है। एग्जाम्पल इसका ले लो, मिडिल लेवल वाले को पता होना चाहिए कि मुझे इस टॉप लेवल के आदमी को अपने आप की रिपोर्टिंग देनी है। तो ये एक एस्टेब्लिशमेंट हो गया इंटर रिलेशन का, कि हाँ, ये हमारा हेड है। क्योंकि मान लो कंपनी में 1000 लोग हैं, तो सबके सबके साथ तो हम रिलेशंस नहीं रख सकते ना। हमें पता होना चाहिए कि हमारे सीनियर ये हैं और हमें इनको रिपोर्ट करना है या हमें इनसे काम लेना है। डिपार्टमेंटलाइजेशन के जरिए ही जो आपके पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसेंट्रलाइज होते हैं, और सिमिलरली आप उसको सेंट्रलाइज भी कर सकते हो इंटर रिलेशन के ही जरिए। ठीक है। फाइनली ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट आपको प्रिपेयर करना है। बड़ा सा एक चार्ट होता है जिसमें एक परफेक्ट आइडिया आती है कि किसकी क्या पोजीशन है, प्रॉपर मैप उसमें बनाया जाता है। ऐसे चार्ट को बनाकर नोटिस बोर्ड पे अपने को लगा देना है, ताकि सबको पता चले भाई हाँ, ये मेरी पोजीशन है। अब इस हिसाब से अगर हम देखें तो कुल मिलाकर के 5 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको एक एक करके अपने को पढ़ना है। सबसे पहली आपकी लीनियर ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड है फंक्शनल, थर्ड है फॉर्मल, फोर्थ है इनफॉर्मल और लास्ट वाली है मैट्रिक्स। सबको एक एक करके समझते हैं। इसमें भी अगेन मैंने कुछ कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं वो पहले ही आपकी हाईलाइट कर दिए, जो एमसीक्यूज के रिलेशन में बड़ी काम की चीजें हैं। जैसे इसमें अगर हम देखें, मोस्ट सिंपल ऑर्गेनाइजेशन और एंशियंट टाइप की है वो है आपकी लीनियर। और ये क्योंकि बहुत सालों से यूज हो रही है इसीलिए इसका नाम है। और आर्मी ऑर्गेनाइजेशन, इस वाली में सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो है टॉप लेवल पे होता है, यानी डिसीजंस अगर आपको लेवाने हैं तो सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल वाला ही ले सकता है। इसमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेट लाइन में होता है, टॉप से लेके बॉटम, इसको अपने बोलेंगे लीनियर ऑर्गेनाइजेशन। हर एम्प्लॉय अपने सुपीरियर को आंसरेबल होता है और उसी से वो काम भी लेता है। इसका फॉर्मेशन का अगर आप ये वाला चार्ट देखें एक बार ना ध्यान से, तो इसमें आपको सिंपली पता चल जाएगा कि पहले पहले आपके आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फिर आपके आते हैं जनरल मैनेजर, और फिर उसके जनरल मैनेजर के अंदर, ये तो जस्ट एक एग्जांपल है कि ये 3 डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव और सेल्स। इसके अंदर भी और भी हो सकता है, बट दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ दैट। यहाँ पर डिवीजन जो है आपका वर्क के हिसाब से नहीं किया जाता, डिपार्टमेंट्स के हिसाब से किया जाता है। यानी आप किस डिपार्टमेंट में जाएंगे, ये आपका
काम तय नहीं करता है, वो डिपार्टमेंट ही तय करता है कि आपका काम क्या होगा। ठीक है, और इसको इसीलिए बोलते हैं डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका दूसरा नाम है। ठीक है, अब ये देखो 3 डिपार्टमेंट्स हो गए। इन डिपार्टमेंट्स के अंदर परचेज ऑफिसर, प्रोडक्शन ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव वाले में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर आ जाएंगे, सेल्स वाले में सेल्स ऑफिसर और एडवर्टाइजमेंट ऑफिसर आ जाएंगे। इनके नीचे और लोग काम कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ये वाला है, ये जो आपका दिख रहा है, ये आपका टॉप लेवल है। ठीक है, फिर ये जो आपका दिख रहा है, ये आपका मिडिल लेवल है, और नीचे वाला जो आप देख रहे हो, लास्ट वाला, वो आपका बॉटम लेवल है। ये वाली जो लाइन है, ये आपकी बॉटम लेवल की लाइन है। और बॉटम लेवल के नीचे भी कौन काम कर रहा है? जो फोरमैन या क्लर्क्स जिनको हम बोलते हैं, वो सारे लोग। फाइन, चलो आगे बढ़े। लीनियर ऑर्गेनाइजेशन में पावर जो है टॉप टू बॉटम जाता है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बॉटम टू टॉप लेवल चली जाती है, यानी कि उल्टा होता है। और यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। डिपार्टमेंट्स के हिसाब से 3 पार्ट्स यहाँ पर बनाए गए हैं, और काम के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट वर्क है उस हिसाब से आप इनके ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर अगर ये 3 दिए तो हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट। अगर मेरी कंपनी में एडवर्टाइजमेंट का बड़ा काम है तो मैं इस एडमिनिस्ट्रेटिव को हटा के या यहाँ पर एक और मेन डिपार्टमेंट जोड़ सकती हूँ, वो है एडवर्टाइजमेंट का। यानी कि काम के हिसाब से यहाँ पर डिपार्टमेंट्स चूज नहीं होते। यहाँ पर डिपार्टमेंट उनके जो इम्पोर्टेंस है कि कितना पावर उनको चाहिए या कितना इम्पोर्टेंट वर्क है, उस हिसाब से वो होते हैं ऑफिसर्स अपॉइंट। नेक्स्ट कम्स फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में अब जैसे अभी अभी हमने पढ़ा कि लीनियर ऑर्गेनाइजेशन में ना वर्क को काम नहीं दिया गया है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस वर्क पे ध्यान नहीं दिया गया है, डिपार्टमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है और फंक्शंस पे कम ध्यान दिया गया है। तो इसको, इसकी जो ये लिमिटेशन है, इसको हटाने के लिए उन एक्सपर्ट्स ने एक नया स्ट्रक्चर लाया जिसमें नॉलेज पे ध्यान दिया गया है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे ध्यान दिया गया है, और इसको अपने बोलते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ये आपकी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का एक चार्ट है जिसमें चीफ ऑफिसर के अंडर में एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट आता है और फैक्ट्री डिपार्टमेंट आता है। उसके अंदर भी इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन ऑफिसर अलग है, डिसिप्लिन अलग है, अकाउंट अलग है, गाइडेंस अलग है। यहाँ पर भी ग्रुप ऑफिसर अलग है, टाइम ऑफिसर अलग है, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर अलग है और मेंटेनेंस इंजीनियर अलग है। इनके अंडर में काम करते हैं एम्प्लॉयज और वर्कर्स। फाइन, चलो आगे बढ़े। इसके अंदर सुप्रीम पावर फिर से देख लो। सुप्रीम पावर यहाँ पर किसके पास होगी? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास होगी। और दूसरा, चार्ट के हिसाब से यूनिट को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। हर यूनिट की अपनी अपनी एक्टिविटीज होती है, अपना अपना वर्क होता है। सिमिलरली हर ऑफिसर को उनका काम देने के लिए अपॉइंट किया जाता है और उसी ऑफिसर का उस काम के हिसाब से नाम है। ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी सिंगल वर्क अनअसाइंड नहीं रहता, सबके पास कोई ना कोई काम होगा, और ना ही कोई सिंगल वर्क 2 बार असाइन होता है। सबका यूनिक काम है, सबके पास अलग अलग काम है। ठीक है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग अगर हम समझें तो लीनियर ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, अब ये थर्ड वाला ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो हमने अभी 2 पढ़े ना, लीनियर और फंक्शनल, वो दोनों फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के टाइप हैं। ठीक है, और इसमें मैटर्स रिलेटेड टू डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बिटवीन सुपीरियर ऑफिसर्स आर क्लैरिफाइड। यानी बड़े जो लोग हैं, सुपीरियर जो ऑफिसर्स हैं, उनमें क्या क्या अथॉरिटी उनके पास आई है, वो मैटर्स पहले ही क्लियर्ड होते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो ये एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है, यानी ये बड़े कॉशियसली, बड़े ध्यान से काम करते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। इस वाले स्ट्रक्चर में जो आपकी प्लेस एम्प्लॉयज को असाइन होती है, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती, कभी भी ऑल्टर नहीं हो सकती, कभी भी उधर से हिल नहीं सकती है। सेल्डम देयर बी चेंज वंस द पोजीशन इज असाइंड। यानी एक बार आपकी पोजीशन असाइन हो गई तो बहुत मुश्किल से कोई भी बदलाव वहां आ पाएगा। पावर का जो डेलीगेशन है अपर टू लोअर लेवल हो रहा है, यानी जैसे नॉर्मली होता है, पावर जो है ऊपर से लेके नीचे तक आएगा। ये जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है ये नॉर्मली लार्ज साइज में होता है। पर्टिकुलर रिलेशनशिप्स यहाँ पर होते हैं, क्योंकि ये फॉर्मल स्ट्रक्चर है तो एम्प्लॉयज के बीच में रिलेशंस बनते हैं।
बट पर्टिकुलर रिलेशंस यानी कि उससे ज़्यादा कुछ नहीं। कम्युनिकेशन भी यहाँ पर फॉर्मल मेथड से ही किया जाएगा और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की यहाँ पर कोई जगह नहीं है। फोर्थ वाली जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो थी आपकी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, यहाँ पर एक अगर टिप दिया जाए, आपने जो दो ऊपर वाले पढ़े ना, एक लीनियर वाला पढ़ा और एक फंक्शनल वाला पढ़ा, जब भी ये एग्जाम में आएगा आप ट्राई करिए कि आप इनके ये चार्ट्स को ड्रॉ करके आते हैं। बड़े काम की चीज़ है ये, आपके लिए बड़े अच्छे मार्क्स लेकर के आएगा अगर आप ये चार्ट्स को ड्रॉ करते हैं तो। फाइन, चलो इनफॉर्मल पे आए। तो इनफॉर्मल जो है अपने अंदर के जो रिलेशंस होते हैं उनसे खुद ब खुद बन जाती है, इसमें कोई प्लानिंग नहीं करनी पड़ती। और ये क्यों बनता है? क्योंकि उनको कुछ अचीव करना है, तो सब एक दूसरे के साथ आ जाते हैं कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए। ठीक है, ऐसे रिलेशंस खुद ब खुद बन जाते हैं, इनफॉर्मली बन जाते हैं और कोई भी यहाँ पर चार्ट नहीं बनाना पड़ता। और ये जो है इसको अपने फॉर्मल स्ट्रक्चर का एक शेडो मान सकते हैं, यानी उसका एग्जैक्टली उल्टा है। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है, इसका जो डेवलपमेंट है इसमें पहले से इंटर रिलेशनशिप्स होते हैं और नेचुरली ये जो है एम्प्लॉयज एक साथ एक गोल को अचीव करने के लिए अपने आप आ जाते हैं। बेस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशंस, यानी ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है ये ह्यूमन रिलेशन पे बेस्ड है। जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सबकी फीलिंग, इंटरेस्ट, वैल्यू, हॉबी, हैबिट और बिलीफ सब सेम टू सेम होंगे, सिमिलर होंगे और इसीलिए इनफॉर्मल स्ट्रक्चर बनता है। एवर चेंजिंग, यानी ये कभी भी स्थिर नहीं रह सकता, हमेशा बदलता रहेगा। जब कोई एम्प्लॉय जाएगा तो दूसरा वर्क ग्रुप ज्वाइन कर लेगा और दूसरा इनफॉर्मल स्ट्रक्चर अपने आप बन जाएगा या चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ पर चेंजेस को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आती है कि ये यूनिवर्सल है, पूरे विश्व में पाया जाएगा, ना ही सिर्फ बिजनेस में, हर जगह पाया जाएगा जहाँ पर भी ह्यूमन एक्टिविटीज एक तरह की होती है वहां पर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। नेक्स्ट आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल वाले में फॉर्मल कम्युनिकेशन था, इनफॉर्मल वाले में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन रहेगा। यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन नॉर्मली ओरल होता है, यानी कि उसकी कोई भी प्रूफ उसका नहीं रहता और इसलिए ज़्यादा ओपिनियंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और उसमें फैक्ट्स कम होते हैं। ठीक है, ये कम्युनिकेशन बड़ा फास्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट आती है स्मॉल साइज, यानी आपकी जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ये नॉर्मली बहुत ही छोटे साइज की होती है। ग्रुप्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, लोग ज़्यादा हो सकते हैं, बट नॉर्मली साइज छोटा होता है। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ कंट्रोल, यहाँ पर कोई किसी को कंट्रोल नहीं करता। रीजन बिहाइंड दैट, आपके जो लोग हैं उसमें कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं है, वो सब एक दूसरे से साथ चल के काम कर रहे हैं, तो कोई उनके ऊपर नहीं है कोई उनके नीचे नहीं है, सब एक ही लेवल पे और इसीलिए अपने आप इनका सर्कल बन जाता है नीड्स के हिसाब से और कोई भी कंट्रोल नहीं हो पाता। लास्ट पॉइंट है कॉम्प्लीमेंट टू फॉर्मल स्ट्रक्चर, ये एकदम फॉर्मल स्ट्रक्चर का उल्टा है और मॉडर्न टाइम में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर बड़ा यूज होता है। इससे आपका क्या इंडस्ट्रियल टॉक और डिसिप्लिन और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सब धीरे धीरे कम हो रहे हैं और इसीलिए ये स्ट्रक्चर बड़े ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। लास्ट वाला जो आता है वो है आपका मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। इसकी डेफिनेशन बहुत बार पूछी जाती है मैट्रिक्स, क्योंकि सबसे हार्ड है इसकी डेफिनेशन इसीलिए। अच्छा, मैट्रिक्स वाले में दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। पहला टाइप है सिंपल वाला, यानी जिसमें हम खाली डिसीजन मेकिंग करते हैं, और दूसरा टाइप है टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला, जिसको अपने बोलते हैं प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन दोनों का मिला करके हमने को क्या मिल जाएगा, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ये एक मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन का टाइप है जिसमें काम भी होता है, प्रोजेक्ट बेस्ड भी होता है, दोनों काम हो जाते हैं। और जो स्पेशलाइज्ड इनका वर्क है, वर्क की जो नीड्स हैं उसको वो बेनिफिट ज़्यादा देते हैं, यानी उनको वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। मल्टी फेसेड स्ट्रक्चर होता है ये, एग्जाम उसमें एमसीक्यूज में बड़ा काम का है। मल्टी फेसेड स्ट्रक्चर होता है, दो दो फेसेस होते हैं इसके। इसका अगर हम एक बार ये जो डायग्राम है वो देखें मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का, तो जनरल मैनेजर के अंडर में आपके प्रोडक्शन, परचेज, इंजीनियरिंग और आर&डी सब आ रहे हैं, चारों आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक नई बात है, वो है आर&डी यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये उस पर ध्यान दे रहे हैं। फिर इनके अंडर में ही, जनरल मैनेजर के अंडर में ही आपके प्रोजेक्ट मैनेजर्स भी हैं।
अलग अलग प्रोजेक्ट मैनेजर इन सब के साथ कोऑपरेट करके चलते हैं और न्यू न्यू चीज़ों को लाते रहते हैं। इससे अपने को एक बात क्लियर हो गई, वो क्या कि मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटीज का फ्लो डबल है, डबल फोल्ड है, यानी कि जनरल मैनेजर के अंडर भी लोगों के पास अथॉरिटी है, प्लस प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर भी इन लोगों के पास अथॉरिटी है। एग्जाम्पल है, जनरल मैनेजर ऊपर से लेकर के इनको प्रोजेक्ट हेड्स को लोअर लेवल में लीनियर मैनर में देता है, और साथ साथ में प्रोजेक्ट हेड भी अपने आप में काम कर रहे हैं जो यहाँ पर है। ठीक है, आगे बढ़े। इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दो मेन बातें थी जो हमने पढ़ी थी। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपका पावर जो है वो सब किसी एक के पास ना हो, सबके पास हो, उसको अपने बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। और सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या कि पावर्स जो हैं किसी एक के पास हैं। कुछ बिजनेस यूनिट्स ऐसे होते हैं जिसमें अथॉरिटी सेंट्रलाइज होती है सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल पे, और मोस्टली डिसीजंस कौन लेता है, टॉप लेवल वाले लेते हैं। सेकंड वाला है कि डिसीजन मेकिंग सारे लेवल्स पे हो और सारे काइंड ऑफ डिसीजंस जो हैं वर्क के हिसाब से किए जाएं। तो पहली वाली जो है उसको सेंट्रलाइज्ड बोलेंगे, सेकंड वाली जो है उसको डिसेंट्रलाइज्ड बोलेंगे। इसका मीनिंग समझे। जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको खुद ही डिसाइड करना पड़ता है कि हमारे यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड रहेगी या डिसेंट्रलाइज्ड पावर रहेगी। स्मॉल साइज के लिए सेंट्रलाइज्ड वाला अच्छा है, और बिग साइज के लिए, लार्ज साइज के लिए डिसेंट्रलाइज्ड वाला अच्छा है। इसके मीनिंग को देखें। डेलीगेशन ऑफ पावर फ्रॉम अपर टू लोअर लेवल इन ऑर्डरली मैनर इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। एक प्रॉपर ऑर्डर में आप पावर जो है ऊपर से लेके नीचे वाले लेवल तक दे दो, उसको बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। इसमें हेनरी फेयोल कह रहे हैं टू असाइन पावर्स टू द सुपीरियर्स टू इनेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क एंड इंक्लूड इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। यानी आप सुपीरियर्स को पावर दो और उनको क्या पावर देना है कि काम कहाँ कैसे बांटना है ये आपके ऊपर है, और उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी आप इन्वॉल्व करो। इस पूरे को अपने बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। इसके इम्पोर्टेंस देखें। सबसे पहला, डिसेंट्रलाइजेशन के कारण हमारे डिसीजंस बड़े क्विक हो जाते हैं, बड़ी जल्दी से आसानी से आपका काम होते रहेगा अगर डिसीजंस क्विक हैं तो। लेस वर्कलोड ऑन टॉप लेवल। अब इसका एग्जांपल ले लो। मान लो कि आपकी कंपनी में 1000 लोग हैं और 1000 के 1000 ऊपर टॉप लेवल के पास जा रहे हैं डिसीजन लेने के लिए, तो उनके पास काम कितना बढ़ जाएगा। जब डिसेंट्रलाइजेशन होता है तो डिसीजन लेने की अथॉरिटी सबके पास होती है, मिडिल लेवल के पास भी होगी, लोअर लेवल वाले के पास भी होगी, और इसलिए अपर लेवल वाले का काम कम हो जाएगा। थर्ड नंबर आता है इंक्रीज इन मोटिवेशन। मान लो कि मैं मिडिल लेवल पे काम कर रही हूँ और मेरे पास इंडिपेंडेंस है कि मैं कोई डिसीजन ले सकूं। जब मेरा डिसीजन सक्सेसफुल होगा तो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, यानी मुझे ताकत आएगी कि हाँ मुझे ये काम आगे और करना चाहिए, मेरा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, ऐसी सिचुएशंस में मैं आगे चल के डरूंगी नहीं। फोर्थ नंबर आता है आपका इंक्रीज इन मैनेजमेंट एबिलिटीज, यानी हमारी जो खूबियां हैं वो निखर के आएंगी, प्लस वो इंक्रीज भी होंगी। हमारे में स्किल्स जो हैं, कोऑर्डिनेटेड मैनर में कैसे काम करना है, ये सारी स्किल्स डेवलप होंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स डेवलप होंगी, और कंट्रोल करने की स्किल्स भी डेवलप होंगी। और इसीलिए एम्प्लॉयज़ को मौका देना चाहिए कि वो सारे डिसीजंस लें, और इसी से आपके फ्यूचर मैनेजर्स भी इमर्ज होते रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आती है वो है आपका इफेक्टिव कंट्रोल। इफेक्टिव कंट्रोल यानी जब आप, जैसे मान लो मैं अगर सिर्फ टॉप लेवल पे हूँ और मेरे अंडर में 1000 लोग काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है मैं सबको कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। तो ऐसे में जब मैंने दूसरों को रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर दे दी है, तो जब उनके अंडर के एम्प्लॉय मिस्टेक करेंगे तो वो उनके ऊपर एक्शन उठा पाएंगे और कंट्रोल मेंटेन हो पाएगा। फाइन। और इसकी लास्ट पॉइंट है हार्मनी क्रिएट होती है। डिसेंट्रलाइजेशन के कारण बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो चली जाएंगी। सारे लेवल्स पे डिसीजन मेकर्स होंगे, उन डिसीजन को फॉलो करने वाले भी होंगे, सब एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे और प्रॉपर डिसीजंस लेंगे और कंट्रोल भी करेंगे एक दूसरे को। इससे आपका हार्मनी भरा एनवायरनमेंट बनता रहेगा। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सबसे पहला, जब आपका बिजनेस स्मॉल स्केल पे होता है तो आप सीक्रेट्स को मेंटेन कर सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो। लेकिन जब डिसेंट्रलाइजेशन आ जाएगा या बड़े लेवल पे आपका काम हो जाएगा,
तो ज़रूरी नहीं है कि सीक्रेट्स मेंटेन हो। साथ ही ये भी हो सकता है कि कोऑर्डिनेशन अच्छे से ना मेंटेन हो, तब और हो सकता है कि तब आपका जो डिसेंट्रलाइजेशन है, कोऑर्डिनेशन ना होने के कारण या सीक्रेट्स मेंटेन ना होने के कारण सक्सेसफुल नहीं भी हो, ये उसके लिमिटेशंस हैं। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इसका मतलब क्या कि पावर, लीगल व्यू से अगर हम देखें तो पावर का मतलब होता है कि आप लीगल एक्शन ले सकते हो, लेकिन बिजनेस यूनिट का मतलब पावर, बिजनेस यूनिट्स में पावर का मतलब है ऑर्डर्स देना और ये भी देखना कि वो ऑर्डर्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। जब ऑर्गेनाइजेशन की साइज लार्ज हो जाती है तो अपर लेवल वाले कुछ काम जो है अपने हेल्पर्स को दे देते हैं। उनको ये ध्यान देना होता है कि ये जो ऑर्डर्स हैं फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और ऐसे में अपने हेल्पर्स को उनका काम करने के लिए उनको कुछ पावर्स भी वो देना पड़ता है, और इसको अपने बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ पावर। ऑर्डिनरी वर्ड्स में बोलें तो डेलीगेशन ऑफ पावर का मतलब आप सामने वाले को पावर दे रहे हो कि टास्क अच्छे से होना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। डेफिनेशन देखें, लुई एलन के हिसाब से डेलीगेशन ऑफ पावर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर एक अपने पावर्स का कुछ पार्ट अपने हेल्पर्स को दे देता है, साथ में ड्यूटीज भी देता है, और हेल्पर्स जो हैं दूसरों की हेल्प से वर्क को पूरा करने के लिए उन पावर्स को एक्सेप्ट भी करते हैं। ठीक है, डेलीगेशन ऑफ पावर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना मेन थिंग है, और हेल्पर्स को साथ साथ में पावर भी दिया जाता है और उनको बताया भी जाता है कि इस काम के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। फाइनल कंप्लीशन ऑफ वर्क जो है, और ये जो है अपर लेवल वाला ही डिसाइड करेगा कि हाँ अब काम पूरा हुआ। जब तक वो ये डिसाइड नहीं कर लेता तब तक वो अपने आप को फ्री नहीं कर सकता। कौन? लोअर लेवल वाला। इसकी इम्पोर्टेंस देखिए, सबसे पहला वर्क एफिशिएंट मैनेजमेंट, यानी आपकी जो मैनेजमेंट है ये आपके वर्क को आपकी जो मैनेजमेंट है उसकी वजह से आपका काम बड़ी एफिशिएंटली होगा। रूटीन वर्क आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आपके पास ज़्यादा बर्डन नहीं रहेगा और आप इम्पोर्टेंट एरियाज पे फोकस कर पाएंगे। सिमिलरली ऑब्जेक्टिव्स भी मीट होते रहेंगे और इसलिए बिजनेस यूनिट में अच्छे से काम होता रहेगा। डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज देखो, इसमें जो आपके हेल्पर्स हैं, जो अलग अलग एम्प्लॉयज हैं, वो भी डेवलप हो जाएंगे। उनको डिसेंट्रलाइजेशन के कारण डिसीजंस लेने का एक पावर मिलेगा और इससे उनका कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होता चला जाएगा। बेटर डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी उनकी बनती जाएगी। सिंपल चीज़ है, पहली बार मैंने कोई डिसीजन लिया, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं उसी गलती से सीखूंगी और लॉजिकल डिसीजंस लेना शुरू कर दूंगी, क्योंकि मैं कॉन्स्टेंटली डिसीजंस लेती जा रही हूँ। थर्ड नंबर आता है मोटिवेशन, यानी आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनको खुद की एबिलिटीज को डेवलप करने का मौका मिलता है और इसलिए उनका जो ब्रेन है वो धीरे धीरे डेवलप होते जाएगा। वो हेल्पर्स जो हैं वो आपका काम ही पूरा नहीं कर देंगे, साथ ही साथ वो सेल्फ कॉन्फिडेंट भी हो जाएंगे जब काम पूरा हो जाएगा तब, और इसलिए सही मोटिवेशन उनको मिलता रहेगा। फोर्थ पॉइंट आता है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। एक आदमी को जब बार बार एक ही काम मिलता जाएगा ना, तो वो इंसान उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, यानी उसको वो काम अब आने लगेगा और इसलिए स्पेशलाइज्ड स्किल्स का बेनिफिट उनको मिल जाएगा। जैसे कि अकाउंट्स ऑफिसर है, तो अकाउंट्स ऑफिसर बार बार अकाउंट्स का काम करता रहेगा तो वो अकाउंट्स में वो स्पेशलिटी उसकी आ जाएगी और इससे काम में गलतियां होने की कम चांसेस हैं, एक्सीलेंस आपका आते चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आती है इसकी, वो है आपका कोऑर्डिनेशन। अलग अलग हेल्पर्स के ऊपर अपर ऑफिसर्स हैं, सबके सब एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली वो डिसीजंस ले रहे हैं और जो उनके ओपिनियंस हैं ये रिस्पेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, और उनके जो इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं वो भी डेवलप हो रहे हैं और इससे आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा बनता है। लास्ट पॉइंट है स्कोप फॉर एक्सपांशन। आपके जो अपर लेवल वाले लोग हैं अब वो किस पे ध्यान देंगे? बिजनेस को एक्सपांड करने के न्यू न्यू आइडियाज पे ध्यान देंगे और इससे आपके ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्ग लाइफ हो जाएगा और बिजनेस करने में आपको बड़ी आसानी होगी, ईज इन डूइंग बिजनेस भी आ जाएगा। इसके कुल मिलाकर के 3 एलिमेंट्स हैं प्रोसेस में। सबसे पहला है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमने यहाँ पर वर्ड दिया है इंटरेस्टेड,
अथॉरिटी डेलीगेट होती है और अकाउंटेबिलिटी क्रिएट की जाती है। इन तीनों को हम एक एक करके समझेंगे अभी। सबसे पहली चीज जो हमने यहाँ पर देखी वो है आपका एंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो आपको मिली है ड्यूटी, उसके साथ साथ आपको कुछ काम करने की जिम्मेदारी भी दी गई है, तो वो जिम्मेदारी आपको पूरी करनी है। सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में एक रिलेशन बनता है और उनको जो ऊपर से ऑर्डर्स आते हैं वो उनको फॉलो करने पड़ते हैं, और इसलिए ये जो असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये टॉप टू बॉटम फ्लो करता है। सेकंड आता है वो है आपका कन्फर्मेंट ऑफ अथॉरिटी, यानी आपने जो उनको काम दिया, काम के साथ साथ आपने उनको पावर भी दिया ताकि वो अपना काम जो है लोअर लेवल्स को दे सकें और काम करवा सकें, ठीक है। और ये भी अगेन अपर टू लोअर लेवल चलता है। उनको हम डिसीजंस लेने का पावर भी देते हैं, ऑर्डर देने का पावर भी देते हैं। अच्छा, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि मार्केटिंग मैनेजर्स को पावर दिया जाता है कि जो भी आपके एरिया में ज़्यादा मतलब खर्चा है वो आप करिए, एम्प्लॉयज को अपॉइंट करिए, उनके अगर कोई गलती है तो उनके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन भी लीजिए। और लास्ट वाला आता है क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदारी, यानी आप उनके प्रति जवाबदार हैं। कोई अगर गलती होती है तो आंसर कौन देगा? आप ही देंगे, क्योंकि काम आपको दिया गया था। सपोज कर लीजिए, इसका भी एक एग्जाम्पल से समझे। इस लास्ट लाइन में पहले जो एग्जाम्पल लिखा है उसको समझो। सपोज अकाउंट ऑफिसर जो है उसने अकाउंट लिखने का काम जो है अकाउंटेंट को दे दिया। जब अकाउंट्स लिखे गए तो उसने सही किया कि नहीं ये उसको पहले चेक करना है, यानी उसको एक्यूरेसी चेक करनी है। ये अकाउंटेंट की जिम्मेदारी नहीं है कि वो सही होना ही चाहिए। पहले अकाउंट ऑफिसर चेक करेगा कि सही है कि नहीं, और उसके बाद वो ऊपर प्रेजेंट करेगा। और अगर मान लो उसने गलत चीज ऊपर प्रेजेंट कर दी तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? वो पर्टिकुलर अकाउंट्स ऑफिसर होगा, क्योंकि उसने चेक नहीं किया। तो इसमें से हमको एक बात पता चलती है कि अगर कुछ गलत होता है या रिपोर्टिंग करनी है तो उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कौन देगा? वही इंसान देगा जिसको टॉप लेवल वाले ने काम दिया है। वो इंसान नहीं देगा जिसको उस मिडिल वाले ने काम दिया। इसको अपने बोलेंगे अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब मिडिल वाला जो है भले उसने अपना काम बॉटम वाले से करवाया, लेकिन वो ऊपर ऐसे नहीं बोल सकता कि मैंने नहीं किया ये उसने किया। वो अपने आप को फ्री नहीं कर सकता है उसमें से। गलती यहाँ उसकी भी है, उसको चेक करना चाहिए, इसीलिए अकाउंटेबिलिटी को अपने पास ऑन नहीं कर सकते। सिंपली ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो गया। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग। हैव अ गुड डे एंड थैंक यू सो मच फॉर hearing this video throughout. Help me reach 1K subscribers. Thank you so much. That's all. Have a good day.